चैप्टर बच्चे सेकंड है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य यानी कि बिल की, यहाँ पर बिल एक्चुअली गुफा की बात हो रही है क्योंकि शेर का चैप्टर है, तो शेर तो बिल में नहीं रहता है, हम संस्कृत में उसको बिल भी कहते हैं, लेकिन यहाँ है गुफा। ओके, वाणी मतलब आवाज़, वाणी, न मतलब नहीं, कदापि कभी भी, में का मतलब है यहाँ पर मतलब कि मेरे द्वारा, और श्रुता यानी कि सुनी गई। तो मेरे द्वारा कभी भी गुफा के अंदर से आवाज़ जो है वो नहीं सुनी गई। समझ में आया? अब यहाँ आपको हिंदी में दे ही रखा है कि ये जो पाठ है संस्कृत का एक प्रसिद्ध कहानियों का ग्रंथ है जिसका नाम है पंचतंत्र, जिसके अंदर सब पशु पक्षियों से रिलेटेड कहानियाँ हैं, और उसके अंदर ऐसी ऐसी कहानियाँ होती हैं कि मतलब बच्चों को मज़ा भी आता है वो कहानियों को सुन करके। तो हैं सारी की सारी पशु पक्षियों के ऊपर बेस्ड ही हैं और वो हमें कुछ ना कुछ अच्छी सीख देती हैं, ऐसी कहानियाँ हैं। और उसका जो तीसरा तंत्र है काकोलुकियम, वहाँ से इस चैप्टर को उन्होंने लिया है। और पंचतंत्र के जो मेन लेखक हैं, उस कहानियों को लिखने वाले जो हैं, उनका नाम है विष्णु शर्मा। और इसके अंदर 5 खंड हैं। 5 खंड क्या है? पंचतंत्र यानी कि 5 ही उसके हिस्से हैं, और जिनको उन्होंने खंड को उन्होंने तंत्र कहा है, क्लियर, इसीलिए इसका नाम है पंचतंत्र। और इसमें जितनी भी कहानियाँ दी गई हैं वो गद्य भी है और पद्य भी है। गद्य यानी कि स्टोरी के हिसाब से भी हैं, और पद्य का मतलब होता है पोयम, श्लोक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और जिनके जो पात्र हैं मुख्यतः पशु पक्षी हैं, यानी कि पशु पक्षियों को के ऊपर ही पंचतंत्र जो है वो पूरा पूरा बेस्ड है। चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। कस्मिंश्चित् वने, कस्मिन चित है बच्चे, अगर मैं इसकी संधि करूं तो निकलता है कस्मिन प्लस चित, और कस्मिन हमारी सप्तमी विभक्ति है और वने भी आपका सप्तमी विभक्ति है। दोनों के दोनों क्या हुए? सेम विभक्ति, सेम लिंग, सेम वचन। तो ये विशेषण विशेष्य हैं। तो किसी वन में ऐसा बोला जाएगा, क्लियर। किसी वन में खरनखर नामक सिंह शेर प्रतिवसति स्म। प्रतिवसति आपका प्रेजेंट टेंस है, लट लकार है, लेकिन जब भी लट लकार के साथ में स्म आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? पास्ट टेंस, लंग लकार बन जाता है। तो किसी वन में खरनखर नामक एक शेर रहता था। सह मतलब वह, कदाचित कभी, इतः ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्थः यानी कि भूखा, न किंचित अपि, न किंचित अपि यानी कि कुछ भी, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त हुआ। तो वह कभी इधर उधर मतलब कि घूम रहा था और इतना वो भूख से व्याकुल था। क्षुधार्थ यानी कि भूख से व्याकुल, लेकिन उसको कुछ भी भोजन प्राप्त न दिया है ना आगे, तो कोई भी भोजन, कुछ भी भोजन उसे प्राप्त नहीं हुआ। ये जो प्राप्तवान है ये आपका पास्ट टेंस है, ये प्रत्यय में पास्ट टेंस है, ठीक है। जो आप लंग लकार करते हैं ये वो वाला नहीं है, ये कत्वतु प्रत्यय है जिसका मतलब भी पास्ट टेंस ही होता है। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्य जब अस्त हो रहा था, ठीक है ना, सूर्य अस्त के समय में एकाम महतीम गुहाम, यहाँ पर गुहाम विशेष्य है और एकाम और महतीम दोनों इसके विशेषण हैं। तीनों के तीनों वर्ड क्या दिख रहे हैं? द्वितीय विभक्ति, एक वचन और स्त्रीलिंग में दिख रहे हैं आपको। तो एक महतीम होता है बहुत बड़ी, गुहाम गुफा, ठीक। एक बड़ी सी गुफा को दृष्टवा देख कर सह अचिंतयत, वह सोचने लगा, नूनम निश्चित रूप से, एतस्याम गुहायाम, गुहायाम और एतस्याम वापस विशेषण विशेष्य, स्त्रीलिंग है दोनों, और सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, ठीक। और सप्तमी विभक्ति का मतलब होता है में, ठीक। तो निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रौ, रात में, कोऽपि कोई भी, जीवः आगच्छति कोई भी जीव आता है। उसको गुफा दिखी है तो उसको लगा अगर गुफा है तो कोई ना कोई तो यहाँ आता होगा। तो अतः इसीलिए, अत्रैव यहीं, अत्र प्लस एव होता है, अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया? यहीं। निगूढ़ो छिप कर, भूतवा उसका मतलब होता है होकर, तो दोनों उसका मतलब है, देखिए छिपना और भूतवा मतलब होकर, तो छिपना होकर की जगह हम क्या बोल देंगे? छिप कर। तिष्ठामि
खड़ा रहता हूँ, इति मतलब इतना ही। ठीक, पूरी लाइन समझिए। सूर्यास्त के समय में एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई भी जीव आता है, इसीलिए यहीं छिप कर खड़ा रहता हूँ या फिर बैठता हूँ, इति इतना ही। क्लियर। इतस्मिन अंतरे यानी कि इसी बीच में, गुहा यहाँ आपकी पंचमी और षष्ठी है स्त्रीलिंग के हिसाब से, लता की टेबल की जैसे। तो गुफा का स्वामी दधिपुछ, जो गुफा का जो मालिक था जिसका नाम है दधिपुछ नामक श्रृगाल, श्रृगाल कहा जाता है सियार को, और उसको इंग्लिश में हम कहते हैं फॉक्स। ठीक है, सियार समागच्छत यानी कि आ गया, तो फॉक्स नहीं है, ये है जैकल। क्लियर। तो इसके बीच में गुफा का स्वामी दधिपुछ नामक सियार आ गया। सह च, और वह, ये तो सब जानते ही हैं, च लिखा बाद में जाता है, बोला पहले जाता है। और वह यावत पश्यति, देखिए आपने मीनिंग्स पे पढ़ा था, यावत का मतलब जब तक और तावत का तब तक। अब इसमें ये नहीं आएगा, और वह जब तक देखता है तब तक। बेटर क्या होगा, एक तरह से यहाँ ऐसे सेंटेंस के हिसाब से बनेगा, और मतलब कि और वह जैसे ही देखता है कि सिंह पद पदति, शेर के पद पैरों के, पदति निशान या चिन्ह, शेर के पैरों के निशान, गुहायाम सप्तमी है, गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते, प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब अभी वो क्या है, गुफा के बाहर ही खड़ा है। जैसे वो आता है कि वो क्या उसको नज़र आता है कि शेर के पैरों के जो निशान है गुफा के अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर है न च बहिर आगता, और न मतलब नहीं, बही बाहर, आगता मतलब आते हुए, और उसको वो पैरों के निशान जो थे वो बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, अंदर जाने वाले निशान हैं, बाहर आने वाले नज़र नहीं आ रहे उसको। श्रृगाल अचिंतयत, श्रृगाल ने सोचा, अहो विनिष्ट अस्मि, अहो यानी कि अरे, मेरा तो विनाश हो गया एक तरह से, क्योंकि उसको अब पता लग गया कि शेर अंदर बैठा है, और शेर के साथ लड़ना कोई आसान काम नहीं है। तो वो अंदर ही अंदर क्या सोचता है, भाई मैं तो मर गया। जैसे कई बार इंसान का निकल नहीं आता, तो मेरा तो विनाश हो गया है, या फिर मैं तो मर गया हूँ। नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन बिले, दोनों सप्तमी में है, इस बिल में अर्थात इस गुफा में, शेर अस्ति प्लस इति, संधि है बच्चे, अस्ति में छोटी ई आती है लेकिन ई और ई मिलकर बड़ी ई हो गए हैं। इस गुफा में शेर है, इतना ही। तर्कयामी, तर्कयामी यानी कि मैं सोचता हूँ। ठीक, ऐसा उसको सोच रहा है वो। तत् किम करवाणी, तो क्या करूँ। अब देखो करवाणी आ गया, लोट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन है, तो नेचुरली इसका कर्ता पद अहम होगा। उत्तम, जहाँ आमी आ जाए तो अहम लेते हैं हम, तो आने वाले में भी अहम आएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, तो मैं क्या करूँ। एवं इस प्रकार से, विचिन्त्य सोचकर, दूरस्थः दूर से ही, रवम आवाज़, कर्तुम आरब्धः करना आरंभ कर दिया। उसने सोचा विचारा, उसको क्या आइडिया आया, उसने इस प्रकार से सोचकर दूर से ही उसने आवाज़ करनी आरंभ कर दी। क्लियर। अब क्या आवाज़ की उसने, भो बिल, हे गुफा, किम न स्मरसी, और जहाँ सी आ गया वहाँ पर कर्ता पद त्वम होता है, तो त्वम हम ऐड कर सकते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है, स्मृति धातु का मतलब याद करना होता है। क्या तुम्हें याद नहीं है, यत, आपको यन मया दिख रहा है, इसकी संधि अगर करते हैं तो यत प्लस मया बनता है। यत मतलब कि, मया तव्या सह, मेरे द्वारा, तव्या सह तुम्हारे साथ, समयः कृतः अस्ति, समय का मतलब होता है शर्त। ठीक, तो मेरी तुम्हारे साथ शर्त की गई है। यत की, यदा अहम, जब मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रति आगमिष्यामि, देखो आगमिष्यामि का मतलब होता है आऊँगा, और जहाँ प्रति लग जाता है उसका मतलब होता है वापस आऊँगा। क्लियर।
तो जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, तदा तब तुम माम मुझको आकर यिष्यसि बुलाओगी या फिर पुकारोगी। फिर से समझिए। हे गुफा, क्या तुमको याद नहीं है कि मेरी तुम्हारे साथ शर्त की गई है कि जब भी मैं बाहर से वापस आऊँगा या फिर लौटूँगा, तब तुम मुझको पुकारोगी या बुलाओगी। यदि त्वम माम न, तुम मुझको नहीं आह्वयसि, बुलाओगी या बुलाती हो, प्रेजेंट टेंस है ये। अगर तुम मुझको नहीं बुलाती हो, तरही तो मैं द्वितीय बिलम, दूसरी गुफा में यास्यामी, चला जाऊंगा। बच्चे या धातु और गम धातु दोनों का मतलब सेम होता है, जाना, पर्यायवाची हैं। तो मैं दूसरे गुफा में चला जाऊंगा, और ये फ्यूचर टेंस है। इति मतलब इतना ही। क्लियर। अतः इसके बाद एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सिंहः चिंतयत्, शेर ने सोचा, नूनम प्लस एषा, निश्चित रूप से यह, गुफा, स्वामी नः, यह आपकी पंचमी और षष्ठी एक वचन, तो स्वामी का, ये षष्ठी विभक्ति है। तो निश्चित रूप से यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वानम यानी कि उसको आह्वान करती है, यानी कि उसको बुलाती है। ठीक है। निश्चित रूप से ये गुफा स्वामी का यानी कि मालिक का हमेशा आह्वान करती है, परंतु मद भयात, मेरे डर से, न किंचित वदती, कुछ नहीं बोल रही है। अब उसने तो एक तरह से ना गूगली फेंकी और वो उसकी उसमें आ गया शेर कि गुफा बोल तो सकती नहीं है, लेकिन शेर को लगता है कि शायद ये बोलती है। फिर है अथवा क्या है, साधु प्लस इदम प्लस उच्यते। साधु मतलब जो सज्जन हैं, अच्छे लोग हैं, नहीं, यहाँ साधु का मतलब है अच्छा ही, इदम मतलब यह, उच्यते कहा गया है, यह अच्छा ही कहा गया है। वो क्या कहा गया है, श्लोक है बच्चे आपका, भय संत्रस्तम मनसाम, यानी कि डरे हुए मन वालों की, जो लोग मन से डरे हुए होते हैं, है ना। हस्त पाद आदि का, हाथ और पैर आदि से संबंधित क्रिया यानी कि कोई भी हम कार्य करते हैं, एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, प्रवर्तन्ते यानी कि होती हैं या है, न मतलब नहीं, वाणी मतलब आवाज़, आपकी जो भी शब्द हैं, च और, वेप थूश्च अधिको, वेप थ का मतलब हमारा क्या था, कंपन, और च मतलब और, अधिको यानी कि अधिक, भवेत यानी कि एक तरह से होता है या होना चाहिए, कह सकते हैं आप। तो जो इंसान डरा हुआ होता है, उसकी हाथ पैर आदि से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं, अपने हाथ पैर से जो भी कार्य वो करता है, ठीक, वो क्रियाएं वो कैसी होती हैं, उसकी वाणी से ही पता लग जाती हैं। क्योंकि इंसान अगर हाथ पैर तो चलाता नहीं है, उसकी और डरा हुआ है इंसान, तो उसकी वाणी में भी आपको क्या नज़र आता है, कंपन नज़र आता है। कोई भी इंसान होगा अगर डरा हुआ होगा तो वो बोलने में भी वो हकला कर बोलता है ना। तो उसकी वाणी जो होती है उसमें भी आपको कंपन अधिक दिखाई देता है। ठीक है। उसकी हाथ पैर आदि से संबंधित कोई भी क्रिया नहीं होती है, लेकिन जो वाणी होती है उसमें भी आपको कंपन अधिक दिखाई देता है। लेकिन हम यहाँ बोलेंगे कि उसमें कंपन अधिक होता है। समझ में आया। आगे है तत् प्लस अहम, तो मैं इसका, अस्य मतलब इसका, आह्वानम करोमि, मैं इसका आह्वान करता हूँ अर्थात इसको बुलाता हूँ। एवं इस प्रकार से सह बिले प्रविश्य, वह बिल में अर्थात गुफा में प्रवेश करके मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा। भी मैं बुलाऊंगा उसको लगेगा गुफा बुला रही है और वो अंदर आएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके सिंह शेर ने सहसा अचानक से शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, शृगाल का आह्वान किया, मीन्स उसको बुलाया। बच्चे आह्वानम म था, म में हलंत था
और अकरोत का अ था, तो इसीलिए आपको ये जो है अ नज़र नहीं आ रहा और वो म पूरा हो गया है जी। फिर है सिंहस्य उच्च गर्जनम, शेर की उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना, मतलब जब शेर जो है ज़ोर से गरजेगा, और प्रतिध्वनि क्या होती है? आवाज़ होती है। ध्वनि का मतलब आवाज़, और प्रतिध्वनि यानी कि वापस वाली आवाज़। इट मीन्स आपको जो इको होती है आवाज़, ठीक है, गूंजती है। तो शेर की ऊंची गर्जना और प्रतिध्वनि से, मतलब कि गूंजने की आवाज़ से, सा गुहा, वह गुफा, उच्चई, ज़ोर से, श्रृगालम आहवयत, मतलब कि उस गुफा ने ज़ोर से सियार को बुलाया। ठीक। अनेन, इस प्रकार से, अन्य अपि, दूसरे भी, पशवः, जो पशु थे, दूसरे भी पशु, भयभीता अभवन, भयभीत हो गए, डर गए, क्योंकि इतनी ज़ोर से उसने गर्जना की कि बाकी के जो पशु पक्षी थे वो भी बड़े, सब के सब डर गए। श्रृगाल अपि, सियार भी, ततः, ततः यानी कि वहाँ से, दूरम पलायमान, दूर भाग गया, पलायमान यानी कि भाग जाना। इमम अपठत, इसको पढ़ा, यानी कि जो श्रृगाल है दूर से जब वो भाग रहा था उसने जाते जाते इसको पढ़ा। वो क्या पढ़ा उसने? आगे श्लोक है बच्चे आपका। अनागतम यह कुरुते सह शोभते, अनागतम यानी कि आने वाले दुख को, यह जो, कुरुते करता है, करता है मतलब सोच विचार करता है, सह शोभते वह शोभा पाता है, शोभा पाता है यानी कि यहाँ पर सुखी होता है। जो आने वाले दुख के बारे में सोच विचार कर लेता है वो सुखी हो जाता है। सह शोच्यते यो न करोति प्लस अनागतम, और वो कह रहे हैं कि सह शोच्यते, वह दुखी होता है। कौन दुखी होता है? यो, यो मतलब जो, यह विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है। जो अनागतम, आने वाले दुख के बारे में, न करोति यानी कि नहीं सोच विचार करता है। यहाँ सोच विचार हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। तो कुरुते और करोति लगभग सिमिलर हैं, पर्यायवाची हैं। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वने, वन में, अत्र यहाँ, संस्थस्य रहते हुए का, समागता यानी कि हो गया है, जरा यानी कि बुढ़ापा। यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है, ठीक है, समागता यानी कि आ गया है। तो यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिलस्य यानी कि गुफा की, वाणी यानी कि आवाज़, न नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा, श्रुता सुनी गई भी। मुझे वन में रहते हुए यहाँ बुढ़ापा आ गया है, लेकिन गुफा की, बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी भी सुनी नहीं गई है। ओके, क्लियर है? क्योंकि गुफा जो है वो कभी भी बोलती नहीं है, लेकिन शेर को ये बात पता ही नहीं थी, उसने ये गलती की, इसीलिए उसके हाथ से उसका भोजन भी चला गया। तो स्टोरी हमको ये बताना चाह रही है कि अगर हमें कोई भी काम करना चाहिए तो बच्चे पहले उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। कभी कभी बिना सोचे समझे अगर हम कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उसका गलत ही रिजल्ट निकलता है। ठीक है, अगर शेर थोड़ी सी भी बुद्धि लगाता, वेट करता, उसका भोजन उसको मिल जाता, लेकिन यहाँ पर बुद्धि किसने लगाई? सियार ने लगाई, जिससे उसकी जान बच गई। ठीक है, चैप्टर बच्चे खत्म हो गया। अब आपने एक्सरसाइज पहले खुद से ट्राई करनी है, बाकी फिर हम करेंगे। एक्सरसाइज बच्चे हमारी है, सेकंड एक्सरसाइज से है कि एक पदे उत्तरत लिखत, आपको वन वर्ड में आंसर देना है। तो सिंहस्य नाम किम, मतलब कि शेर का नाम क्या है? आप सबको पता ही है, खरन खर ह, ठीक है, खरन खर और विसर्ग आ जाएंगी। गुहा यहाँ, गुफा का स्वामी कह आसीत, कौन था? दधि पुच्छ, एक श्रृगाल था, आपको श्रृगाल नहीं लिखना है, डायरेक्ट उसका नाम लिखना है। दधि पुच्छ, विसर्ग आ जाएगी। फिर है सिंह तस्मिन् समय, गुहा यहाँ समीपे आगतः, शेर किस समय पर, तस्मिन् समय किस समय पर, गुफा के पास आ गया, सूर्यास्त के समय। तो सूर्यास्त
समये। आप ऐसे लिखेंगे और ज्वाइन करके लिखेंगे। क्लियर? अगला है बच्चे, हस्त पाद आदि का क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते। हाथ और पैर आदि से की जो भी क्रियाएं होती हैं, कब काम एक तरह से क्रियाएं जो होती हैं कब वो वर्क नहीं करती हैं, जब इंसान डरा हुआ होता है ना, तब ये काम नहीं करती हैं। तो भय संत्र स त मन साम, आपको वर्ड पूरा का पूरा शब्दार्थ में ही दिया हुआ है, ये एज इट इज़ वर्ड आ जाएगा, स्पेलिंग गलत मत लिखिएगा। जो डरे हुए मन वाले लोग होते हैं उनकी हाथ पैर आदि से क्रियाएं, जो भी संबंधित क्रियाएं होती हैं वो सब काम करना एक तरह से बंद कर देती है, उतना वर्क नहीं करती हैं। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा केन किससे, प्रतिध्वनिता यानी कि एक तरह से गूंज रही थी, वहाँ पर प्रतिध्वनि किसकी सुनाई दे रही थी, ठीक है ना। तो केन यानी कि शेर की गर्जना से, केन है तो क्या आ जाएगा, सिंह उच्च गर्जने। यहाँ ये पूरा वर्ड आना चाहिए कि शेर की ऊंची गर्जना से, सिंह उच्च गर्जने। दोनों वर्ड को हम अगर ज्वाइन करते हैं तो सिंह और उच्च दोनों में संधि हो जाएगी, तो हमें ऊ हटा के ओ करना पड़ेगा। और अगर संधि नहीं करनी है तो सिंह और उच्च गर्जनेन के बीच में जो हमने हाइफन डाला है, इसका मतलब ये है कि आपको संधि की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वर्ड ये एक ही माना जाएगा, ये सिंगल मतलब एक ही पद है, ये दो वर्ड्स नहीं है। बीच में से हाइफन जैसे निकालेंगे तो ये दो वर्ड्स बन जाते हैं। समझ में आया? आगे बच्चे पूर्ण वाक्य हैं। खरनकर कुत्र वसति स्म, खरनकर कहाँ रहता था, वन में रहता था, तो आंसर आ जाएगा वने। पूरा आप डाल देंगे, खाली पुत्र की जगह वने आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन में से आएगा। पूर्ण वाक्य है, पूरा ही लिखना है हमको। फिर है महतीम गुहाम दृष्टवा, बड़ी सी गुफा को देखकर सिंह शेर ने क्या सोचा, अचिंतयत, उसने क्या सोचा। यस, आपका फर्स्ट पैरा ये है, नूनम से स्टार्ट है, इन्वर्टेड कोमा से और इति तक पूरा इन्वर्टेड कोमा यहाँ आएगा। लेकिन इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन में से जो आपको चीज़ लेकर चल रही है वो तो आप लेकर चलेंगे, पूरी लाइन लेकर चलेंगे, सिर्फ किम को वहाँ से हटा देंगे, पूरा सेंटेंस लिखेंगे पहले क्वेश्चन वाला, फिर बाद में नूनम से स्टार्ट होगा। ओके, कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई भी जीव आता है, इसीलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। क्लियर? आगे है श्रृगालः किम अचिंतयत, श्रृगाल ने क्या सोचा। नेक्स्ट पैरा में बच्चे दिया हुआ है श्रृगाल अचिंतयत, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, करवाणी तक आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा तक खत्म है जहाँ। अरे विनिष्ट अस्मि, मेरा तो विनाश हो गया, मतलब कि मैं तो नष्ट हो गया हूँ। निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है, इति तर्कयामि, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट चौथा है हमारा श्रृगाल कुत्र पलायितः, श्रृगाल कहाँ भाग गया, वो दूर भाग गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, दूरम से बेटर है, कुत्र है तो दूरे आना चाहिए वैसे तो, है ना। दूर भाग गया, दूरम भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं चलेगा, दूरम, ठीक है, माँ में हलंत आ जाएगा। फिर है गुहा समीपम आगत्य, गुफा के पास आकर श्रृगाल किम पश्यति, श्रृगाल क्या देखता है, क्या देखता है, वहाँ उसके वो पैरों के निशान देखता है ना। सेकेंड पैराग्राफ में आएंगे, पहले आप क्वेश्चन में से लिखेंगे एज इट इज, किम को हटा देंगे कि गुहा समीप आगत्य श्रृगाल पश्यति देखता है, यत की, यत लिखें या डायरेक्ट यावत से भी स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा, देखता है, तावत सिंह पद पदति गुहायाम, गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, न च बहिरागता, बाहर आने के नहीं है, यहाँ तक आ जाएगा। फिर आपका लास्ट, कह शोभते, क्या शोभा पाता है, मतलब कि एक तरह से क्या, किसको एक तरह से सुख प्राप्त होता है। जो आप एज इट इज लाइन नहीं लिखेंगे, इसको अरेंज करके लिखेंगे। ये श्लोक है, यह अनागतम कुरुते सह शोभते, मतलब कि जो आने वाले दुख संकट के बारे में कुरुते यानी कि पहले से ही कुछ कर लेता है, अर्थात सोच लेता है, सह शोभते वह सुखी
होता है। क्लियर बच्चे यहाँ तक? नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है प्रश्न निर्माण। आपको सिर्फ अंडरलाइन वर्ड देखना है, लेकिन सिर्फ अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, आप सोच समझ कर करिएगा। आपने एक शुद्धार्थः देखा तो आप कह नहीं डालेंगे। सिंह पर होता तो कह होता, नहीं। शुद्धार्थः तो क्या है? भूख से व्याकुल, उसकी क्वालिटी है, इसीलिए कीदृशः। ठीक है। उसके बाद है दधिपुच्छ नाम, यानी कि दधिपुच्छ नाम का शृगाल गुफा का स्वामी था। जहाँ बगल में आपको नाम वर्ड दिखाई दे, ठीक, हो सकता है ये पुल्लिंग हो सकता है स्त्रीलिंग हो सकता है नपुंसकलिंग किसी का भी नाम हो, ठीक। नो, बगल में अगर सिर्फ नाम वर्ड दिख रहा है, जैसे यहाँ है दधिपुच्छ नाम, तो वहाँ ऑलवेज आंसर किम आएगा, बिकॉज नाम जो होता है वो नपुंसकलिंग होता है। जैसे कि आप एक पदे में जाएंगे, एक बार आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि शेर का नाम क्या है, तो हमने खरन खर लिखा था। जबकि क्वेश्चन में किम पूछा गया था तो हमने खरन खरम नहीं लिखा। नाम के साथ हमेशा किम यूज़ किया जाता है। कह फीमेल अगर वर्ड होता तो हम का भी नहीं लिखते वहाँ। हाँ, अगर उन्होंने नाम वर्ड ही नहीं लिखा होता, दिया होता, तो हम वहाँ उसका आंसर दधिपुच्छ है तो कह डालते। समझ में आया? आगे है ऐशा गुहा स्वामी नः सदा आह्वान करोति। देखो, वैसे तो इस वर्ड को देखकर भी पहचान कर सकते हैं, लेकिन ये टेबल अभी तक आपने किया ही नहीं है, तो आप इसकी विभक्ति नहीं पहचान पाएंगे। एक्चुअली ये पंचमी और षष्ठी का एक वचन होता है। अब ये षष्ठी है या पंचमी कैसे पता लगेगा, हम ट्रांसलेशन करेंगे कि यह गुफा स्वामी का, मालिक का हमेशा आह्वान करती है, तो का आ गया। का मतलब षष्ठी विभक्ति, और पुल्लिंग वर्ड है तो षष्ठी में पुल्लिंग का होता है कस्य, किम की टेबल में, है ना। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? कस्य। फिर है भय संस्त्र, ये बड़ी बड़ा अजीब सा है। भय संत्र स तम त मनसाम, यानी कि डरे हुए मन वालों की जो हाथ पैर आदि से क्रियाएं जो होती हैं वो संबंधित नहीं होती, यानी कि वो कुछ भी क्रियाएं काम नहीं करती हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ कीदृशः भी कैसे आएगा? क्रिया वो जो वर्ड होता है ना, क्रिया नहीं, सुन लीजिए, क्रिया एक्चुअली मेरे हिसाब से स्त्रीलिंग है, और क्रिया स्त्रीलिंग है प्लस बहुवचन है। तो किधर फीमेल के लिए हम कीदृशी यूज करते हैं एक वचन में, तो बहुवचन में आना चाहिए कीदृशा जो होता है वो पुल्लिंग का बहुवचन होता है। मैंने बोला ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है, लेकिन स्कूल में टीचर इसका आंसर अलग लिखाएगी। मेरे को भी ये भी पता है, जब आपके स्कूल में हो जाए तो एक बार मेरे से डिस्कस कर लेना क्या लिखवाया है, कि वो कीदृशा लिखा रहे हैं, लेकिन कीदृशा वो क्यों लिखा रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम बगल वाला वर्ड देखते हैं कि वो लिंग कौन सा है। तो मेरे हिसाब से तो क्रिया स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर आपको वो पुल्लिंग बोल रहे हैं तो आप मार्क्स उन्होंने देने हैं आपको, तो आप अपने हिसाब से इसको फिर कीदृशा यूज करें, ठीक। मतलब वो पुल्लिंग मान रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्त्रीलिंग है। क्लियर? आगे है जिसके स्कूल में जो कराया जाए आप उस हिसाब से करिएगा। नेक्स्ट है बच्चे विलय दिया है। विलय आपको पता लग ही रहा होगा, सप्तमी विभक्ति है ना। तो जहाँ सप्तमी आ जाए और गुफा में दो ऑप्शन होते हैं। सप्तमी में पुत्र तो होता ही है और कस्मिन भी आता है, तो जब जगह आ जाती है तो हम हमेशा पुत्र को प्रेफरेंस देते हैं, तो पुत्र ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। कस्मिन भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ जगह होती है पुत्र डालना चाहिए, ठीक। बाकी दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों में कोई मिस्टेक नहीं। कस्मिन एंड पुत्र बोथ आर करेक्ट। आगे बच्ची है आपका घटनाक्रम। वाक्यों को लिखिए, यानी कि स्टोरी आपको जंबल वर्ड्स में, जंबल सेंटेंसेस में दी हुई है। कौन सा सेंटेंस पहले आएगा स्टोरी के अकॉर्डिंग हमको वो लिखना है। तो सबसे पहले आएगा थर्ड वाला सेंटेंस कि घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हुआ, ठीक। फिर आएगा हमारा सेकंड सेंटेंस कि शेर ने एक बड़ी गुफा को अपश्यत देखा। फिर आएगा पहला सेंटेंस, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल आ गया। फिर आएगा लास्ट वाला सेंटेंस, गुफा में कोई भी है, ऐसा शृगाल का थॉट था, विचार है। फिर है चौथा सेंटेंस, दूर से ही
शृगाल ने सियार ने आवाज करनी आरंभ कर दी। ठीक, फिर उसके अगला ही सेंटेंस आएगा, शेर ने सियार का आह्वान किया, मीन्स उसको बुलाया। फिर सेकेंड लास्ट सेंटेंस है, दूर से दूरम पलायमान शृगाल, श्लोक अपठत। ओके, दूर से ही शृगाल जो है वो भाग गया और श्लोक को, मतलब कि श्लोकम अपठत, श्लोक को श्लोक को पढ़ा। दूर से भागते हुए एक तरह से शृगाल ने श्लोक का पढ़ा। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? सीक्वेंस है बच्चे 3 2 1 5 6 7 4। क्लियर? नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है यथा निर्देशम उत्तरत, इसमें क्या है, जिस तरह से आप अपठित गद्यांश सॉल्व करते हैं ना, सबसे तीसरा वाला टॉपिक आता है, सबका अलग अलग चीज़ें, किसी का कर्ता पद पूछ रहे हैं, विशेषण पूछ रहे हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग पूछी जाती हैं, तो ये उसी तरह का है। तो 6 वाले में हमारा आता है, पहला क्वेश्चन पढ़िए, एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत, भी एक बड़ी सी गुफा को देखकर उसने सोचा, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कति कितने विशेषण पद हैं, संख्या या सह, संख्या के साथ यानी कि नंबर्स के साथ पदों को भी लिखना है। मैंने जब चैप्टर समझाया था तब बताया था, गुहाम के दोनों विशेषण हैं, एकाम और महती, है ना, क्योंकि तीनों वर्ड स्त्रीलिंग, द्वितीया और एक वचन में है। तो विशेष्य तो हुआ गुहाम, तो एकाम और महती हमारे क्या हो गए, 2 विशेषण पद हुए। और पद वर्ड जो होता है वो नपुंसकलिंग होता है, तो 2 नंबर को नपुंसकलिंग में हम द्वे लिखते हैं। आपने द्वे आंसर लिखना है और दोनों के दोनों वर्ड्स भी लिखने हैं, एकाम और महती। 2 वर्ड उन्होंने पूछे भी हैं, नाम भी बताने हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका है तत् अहम, तो मैं अस्य आह्वानम करोमि, मैं इसका आह्वान करता हूँ, मैं इसको बुलाता हूँ। तो अत्र, यहाँ पर अहम जो वर्ड दिया हुआ है, अहम पद किसके लिए यूज हुआ है, शेर के लिए। एक इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है, वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कस्मय, यानी कि किसके लिए यूज हुआ है, 4th विभक्ति में पूछ रहे हैं, तो आंसर भी 4th में ही देना है। तो शेर के लिए तो सिंहाय, समझ में आया? आपको सिंहाय ही लिखना, मतलब सिंहाय चतुर्थी में आंसर देना है। क्लियर? अगला है, यदि त्वम माम न आहवयसी, अगर तुम मुझको नहीं बुलाती हो, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कर्ती पदम की, कर्ता पद बताना है। देखिए सबसे पहली बात, क्रिया देख लीजिए क्या है, आमी है, तो कर्ता पद तो नेचुरली है अहम ही होगा, करेक्ट। तो यहाँ कर्ता पद है अहम। नेक्स्ट चौथा है, सॉरी बच्चे मेरे को आहायामी दिखा, तो आहायसी है, सी जहाँ आ जाता है वहाँ कर्ता पद हमेशा त्वम होता है, तो त्वम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिंह पद पदति, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्टा दृश्यते, प्रवेश होते दिखाई देते हैं। तो इस वाक्य में आपको क्रिया पदम, क्रिया बतानी है, तो लास्ट वाली है, दृश्यते आपकी क्रिया है। ओके, लास्ट आपका है वने अत्र, यहाँ वन में संस्थस्य समागता जरा, यानी कि रहते हुए बुढ़ापा हो गया है। और अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में अव्यय पद बताना है, तो अत्र यहाँ पर अव्यय पद है, और अत्र को आप ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर वो जो आपको एस की साइन दिख रही है अग्रह की, वैसा वाला नहीं लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपकी बच्ची एक स्टोरी है, अव्यय पद आपको दिए हुए हैं ऑप्शंस मंजूषा में, आपको पूरी स्टोरी को अरेंज करना है। तो मैं इसका ट्रांसलेशन आपको करा रही हूँ स्टोरी का, लेकिन इसके आंसर आपको लाइन वाइज मिलेंगे। आप लाइन से सारे के सारे आंसर डाल लीजिए। हाँ, तरही को क्रॉस कर दीजिए, तरही को कट कर दीजिए, और बाकी 1 से लेकर 9 नंबर डाल लीजिए। मैं ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर रही हूँ, स्टोरी को सुन लीजिए। एकस्मिन वने, एक वन में, कश्चन व्याधः, कोई बाघ, मतलब शिकारी, सॉरी बाघ तो वो अपना शेर होता है, गलती से बोल दिया, व्याध यानी कि शिकारी, टाइगर होता है। तो एकस्मिन वने, एक वन में कोई शिकारी, जालम विस्तीर्य, जाल को फैलाकर, दूरे स्थितः, दूर खड़ा हो गया, क्रमशः, क्रमशः यानी कि बारी बारी से, आकाशात,
आकाश से सपरिवार परिवार के साथ कपोतराज नीचई आगच्छत, कबूतरों का जो राजा है वो नीचे आ गया। यदा जब कबूतर कपोतः यानी कि कबूतर तंडुलान अपश्यन कबूतरों ने चावलों को देखा, तदा तेषाम लोभो जातः तब उनका लोभ मतलब कि तब उनको लोभ हो गया या फिर हुआ। परंतु राजा सहमत नासीत, परंतु जो राजा था वो सहमत नहीं था भी हमें ये चावल नहीं खाने चाहिए। कौन? राजा, जो कबूतरों का राजा था, वो इस चीज़ से सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी मतलब उसका उपाय ये था, यदि अगर वन में कोऽपि मनुष्य नास्ति, कोई भी मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलानाम संभव, तो चावलों का संभव होना कहाँ से? भी अगर कोई इंसान आएगा वही चावल लाएगा, अपने आप तो जंगल में चावल चलकर आएंगे नहीं, तो कैसे भी संभव है। परंतु राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य, राजा के उपदेश को अस्वीकार करके, अस्वीकार यानी कि नहीं मान करके, कपोतः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता, कबूतर चावलों को खाने के लिए प्रवृत्त हो गए यानी कि लग गए। जाले च निपतिता, और जाल में गिर गए, एक तरह से जाल में फंस गए। अतः उत्तम, इसीलिए कहा गया है, सहसा विदित न क्रियाम, सहसा यानी कि अचानक से, कोई भी क्रिया, न मतलब नहीं और विदित यानी कि करनी चाहिए। अचानक से कोई भी क्रिया अर्थात कोई भी काम तुरंत नहीं करना चाहिए, हमें सोच समझकर ही कोई भी काम में आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर है? चैप्टर पूरा फिनिश हो गया हमारा। अभी कोई डाउट है तो बच्चे पूछ लीजिए। चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।